भारत में सरसों के उत्पादन के लिए वे सभी अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं। इसके बाद भी भारत तेल के बड़े आयातक वाले देशों में शामिल है। इसके लिए कई कारण यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें हाल ही में अभी एक कमेटी डिसाइड की गई थी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड यहाँ पर फसल हैं उनकी शुरुआत के या उनके प्रस्ताव को अनुमोदन देती है। तो उस कमेटी ने अभी भारत में जीएम सरसों के यहाँ पर वाणिज्यिक उपयोग को लेकर यहाँ पर अनुमोदन में उसने स्वीकृति प्रदान की है। इस वजह से यह खबर यहाँ पर सुर्खियों में आ गई है। दृष्टि आईएएस के इंडेक्स प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज का हमारा विषय होगा भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें और उनका रेगुलेशन, यानी भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल कौन कौन सी है, ये कैसे काम करती हैं, इसके साथ भारत में वे कौन से नियम यहाँ पर मौजूद हैं और इससे संबंधित कौन कौन से रेगुलेशन हैं जो यहाँ पर लागू किए गए हैं। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि हम इसके अंतर्गत कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो कौन कौन से बिंदु होंगे, सबसे पहले देखेंगे कि यह खबर क्या है, कहां पर प्रकाशित हुई थी। फिर उसके बाद देखेंगे कि यह पूरी खबर चर्चा में क्यों आ गई है या सुर्खियों में इसके आने का मुख्य कारण क्या है। फिर समझेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को कि दरअसल ये कौन सी फसलें होती हैं, इन्हें कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है। इसके बाद जानेंगे भारत में जीएम फसलें कौन कौन सी हैं और जो अभी भारत में बीटी कपास है, यानी जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास है, उसका यहाँ पर कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर जानेंगे भारत में इससे संबंधित रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं। फिर चूंकि यह पूरा जो मुद्दा है वह जीएम सरसों से संबंधित है, तो अंत में हम समझेंगे कि जीएम सरसों क्या है। फिर अंत में इस पूरे सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जो कि प्रीलिम्स के लेवल पर होगा, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। खबर में बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अभी हाल ही में दृष्टि आईएएस ने प्रीलिम्स के यानी प्रीलिम्स 2023 को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पत्र 2 यानी सीसेट के लिए नई कक्षाएं शुरू करने की बात कही है, जो कि लाइव या ऑनलाइन मोड में होगी। यह दृष्टि लर्निंग ऐप के द्वारा ही प्रदान की जाएगी, जिसकी फीस कितनी है, 10,000 रुपए, जिसकी शुरुआत 4 नवंबर से होने वाली है। इसकी खास विशेषताएं क्या होंगी कि इसमें प्रतिदिन एक क्लास होगी और पूरे सप्ताह में 6 क्लासेस इसमें कराई जाएंगी, जो कि 150 प्लस घंटों की होगी। इसकी खासियत यह है कि इसमें सीसेट से संबंधित जो कोर्स है, यानी प्रश्न पत्र 2 से संबंधित जो कोर्स है, वह कंप्लीट करवाया जाएगा। इतने समय में आपको इससे संबंधित सारी जानकारी दे दी जाएगी। यदि आप इसका लाभ लेना चाहते हैं या इससे जुड़ी और भी यहाँ पर सुविधाएं जानना चाहते हैं, तो इसके लिए दृष्टि आईएएस के इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9311406441। तो इससे जुड़े लाभ के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन पर और देखते हैं कि आज की हमारी खबर किस न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई थी और यह कहां से ली गई है। तो इसे विभिन्न न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया गया है। यह खबर हमने द हिंदू से ली है। खबर थी जो कि एक्सप्लेन सेक्शन में थी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड देयर रेगुलेशंस इन इंडिया, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या है, भारत में इसके रेगुलेशन को लेकर कौन कौन से यहाँ पर फ्रेमवर्क हैं, इसके बारे में इसमें डिटेल से चर्चा की गई थी। इसी पर आधारित आज का हमारा सेशन है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों आ गई है। तो दरअसल अभी हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी जीईएसी ने एक बैठक संपन्न की। इस बैठक में इन्होंने एक नया प्रस्ताव दिया है, यानी एक नए प्रस्ताव को उन्होंने मंजूरी दे दी है, जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों की व्यावसायिक खेती के प्रस्ताव को इन्होंने मंजूरी दे दी है। यानी जीएम सरसों की यहाँ पर व्यावसायिक खेती की जा सकती है, इसका उत्पादन किया जा सकता है, उसे बेचा जा सकता है। इससे संबंधित इन्होंने अनुमति भारत में प्रदान कर दी है। इससे पहले भी इससे संबंधित इन्होंने अनुमति दी थी, लेकिन बाद में यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर पाबंदी लगा दी थी। सर्वोच्च न्यायालय के बाद मंत्रालय ने कहा था कि इसे और अधिक यहाँ पर इससे जुड़ी जानकारी की यहाँ पर जरूरत है, इससे संबंधित और भी अनुसंधान किए जाने की जरूरत है। इसलिए फिर से 2017 के आसपास ऐसा माना जाता है कि इस पर इन्होंने इस प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूरी देने के बाद, जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसे और ज्यादा सुधार करने की जरूरत है, इसमें और अधिक अनुसंधान करने की जरूरत है, तो फिर मंत्रालय द्वारा इसमें वीटो कर दिया गया था। इसके बाद यदि हम अभी बात करें कि जीईएसी ने दरअसल क्यों ऐसा किया है, यह अनुमोदन क्यों प्रदान किया है, तो अभी देखा जा रहा है कि भारत में तेल का आयात बढ़ रहा है। तो तेल के आयात को कम करने के लिए और आत्मनिर्भरता लाने के लिए इसकी शुरुआत की जा रही है, ताकि जीएम सरसों से संबंधित जो खेती है उसे बढ़ावा दिया जा सके, या जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों से यहाँ पर खेती या उत्पादकता को बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए इसकी शुरुआत की जा रही है। हालांकि अभी
जो ये प्रस्ताव है जिसको अभी अनुमोदन जिसका किया गया है उसे केवल GEAC ने ही यहाँ पर मंजूर किया है। इसके बाद अभी मंत्रालय भी इस पर मंजूरी प्रदान करेगा, उसके बाद फिर यह यहाँ पर लागू हो जाएगा। यदि बात करें इसी से संबंधित अन्य प्रावधानों की, तो यह कहाँ से किया गया है, यानी GEAC ने किसके साथ मिलकर यह किया है, तो यह जो नया अनुमोदन है यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR की देखरेख में ही 2 किस्मों के लिए ही प्रदान किया गया है। तो यह तो हमने देखा कि इसकी चर्चा में बने रहने का क्या कारण है। अब आइए देखते हैं कि आखिर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें होती क्या हैं। यदि हम देखें जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को यह क्या होती हैं, तो इनके बारे में सामान्य शब्दों में समझिए कि जब किसी पौधे में या तो उसमें कीट या खरपतवार से उसमें ज्यादा नुकसान होता है, तो उसे खरपतवार रोधी बनाने के लिए उसके DNA में या उसके जीन में जब बदलाव कर दिया जाता है तो उस पौधे को खरपतवार रोधी बना दिया जाता है और इससे उस फसल की बर्बादी कम होती है और उसमें उत्पादकता बढ़ती है। तो ऐसा करने के लिए ही हम जिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो नया किस्म यहाँ पर पैदा होती है या नई फसल या नई क्रॉप जो यहाँ पैदा होती है उसे ही जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल के रूप में जाना जाता है। यानी आनुवांशिक संशोधित फसल या जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल कौन सी फसल होती है, जिनके आनुवांशिक पदार्थ यानी DNA में और DNA के जीन में बदलाव कर दिया जाता है, तो उसे ही जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल के रूप में जाना जाता है। ऐसी फसलों के लिए जीन कृत्रिम रूप से संशोधित किए जाते हैं। तो अभी हमने इस बारे में जाना भी कि इसमें जीन को मॉडिफाइड किया जाता है कृत्रिम रूप से, इसलिए इसे जेनेटिकली मॉडिफाइड कहा जाता है। जिससे यह जो किस्म है वह अपनी प्राकृतिक किस्म से भिन्न या अलग होती है, यानी इसे प्राकृतिक या उस फसल की प्राकृतिक किस्म नहीं कहा जाता। ऐसी फसलों की उपज में वृद्धि होती है। खरपतवार के प्रति ये अधिक सहिष्णु यानी खरपतवार नाशी या इनके विरोधी होती हैं। इसमें रोग या सूखे के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होती है। इसके साथ ही इस फसल की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। तो इसलिए यहाँ पर फसलों को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है। इसके अलावा इससे जुड़े अन्य तथ्यों की तरफ यदि हम देखें तो सामान्य आनुवंशिक रूप से संशोधित विशेषताओं में क्या देखा जाता है कि ये फसलें या तो वायरस प्रतिरोधी होती हैं, ये सूखा प्रतिरोधी भी होती हैं और इनके जो फल और कंद हैं इनमें अधिक गुणवत्ता होती है, जिसके हमने कई एग्जाम्पल भी देखे हैं। यानी जब हम चावल को मॉडिफाइड करने की बात कर रहे थे तो हमने उसमें विटामिन ऐड करने की बात कही थी, ताकि जो यहाँ पर खाद्य पदार्थ है उसमें विटामिन की मात्रा लोगों तक अधिक पहुंच पाए, यानी इसमें फल या उस कंद की गुणवत्ता में यहाँ पर बढ़ोतरी की गई थी। इसलिए उसे भी क्या कहा जाता था, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यदि हम बात करें कि इसकी शुरुआत या इसे कैसे किया जाता है, तो इसमें आनुवांशिक रूप से संशोधित करने के लिए रुचि के जीन की पहचान की जाती है। यानी हमें कौन सा जीन चाहिए है किसी भी फसल का और फिर किस फसल में इसे डाला जाता है, तो यही एक प्रक्रिया होती है। तो हम रुचि के जीन को इसकी पहचान करते हैं। इसके बाद जो फसल हमें उगाना है उस फसल में हम इसके DNA में बदलाव कर देते हैं या इस जीन को इस DNA में शामिल कर देते हैं, जिसके बाद एक नई यहाँ पर फसल या नई किस्म यहाँ पर पैदा होती है, जो कि जिसके बारे में हमने चर्चा भी की, या तो जीवाणु या वायरस प्रतिरोधी होती है, सूखा प्रतिरोधी होती है और इनकी गुणवत्ता में यहाँ पर बढ़ोतरी कर दी जाती है। इन्हीं वजहों से यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ के इसके लिए यह जानना भी जरूरी है कि यह खास परिस्थितियों में ही किया जाता है, यानी यह परीक्षण प्रयोगशाला में और एक ऐसे फील्ड में की जाती है जैसे खेत जैसी यहाँ पर परिस्थितियां, यहाँ वातावरण मौजूद होता है, यानी खेत की परिस्थितियां यहाँ पर होती हैं। ऐसी ही परिस्थितियों में यह सारा प्रयोग किया जाता है। ये तो हमने जाना जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के बारे में। अब हम देखते हैं कि भारत में GM फसलों की स्थिति क्या है। तो अभी भारत में GM फसलों को लेकर जो प्रमुख चर्चा में है वह है BT कपास, जिसका दुनिया भर में उत्पादन किया जाता है। तो भारत ने वर्ष 2002-2003 में कपास के कीट प्रतिरोधी होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कपास को बहुत अधिक नुकसान हो रहा था कीटों से, तो इसे फर्म प्रतिरोधी बनाने के लिए यहाँ पर BT कपास का उत्पादन किया जाने लगा था। तो इसमें आनुवांशिक रूप से संशोधित संस्करण BT कपास की खेती भारत में शुरू हुई। और अब इसकी जो यदि हम भारत में BT कपास के उत्पादन की बात करें तो वर्ष 2013-14 तक लगभग 95 से 96% BT कपास का भारत में उत्पादन किया जाता है। तो यदि हम भारत में GM फसलों की बात करें तो ये एक प्रकार का आनुवांशिक संशोधन है। जो BT कपास हम इस्तेमाल करते हैं उसमें जीन या DNA में ही मॉडिफाइड किया गया है, जिससे इससे फर्म विरोधी या फर्म रोधी जो वॉलफर्म है इसके प्रति इनमें प्रतिरोधक क्षमता यहाँ पर विकसित कर दी गई है, ताकि भारत में कपास का उत्पादन अधिक बढ़ सके या इसकी उत्पादकता में यहाँ पर वृद्धि हो सके, ताकि भारत में कपास का निर्यात भी किया जा सके, यानी भारत से कपास का निर्यात भी
संभव हो सके। यदि बात करें कि इसमें किस चीज में बदलाव किया गया है, तो इसमें जीवाणु बैसिलस थुरिंगिनेसिस को कपास की लक्षित फसल में यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इस जीवाणु की खासियत क्या है कि इसमें क्रिस्टल विश नामक एक प्रोटीन निकलता है। इस प्रोटीन को क्रिस्टल प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, जो कि कीटों के लिए विष का कार्य करता है, जिस वजह से जो कपास है वह कीट प्रतिरोधी हो जाता है, या कीट इस कपास के पास आने से बचते हैं। तो इस वजह से भारत में बीटी कपास का उत्पादन यहाँ पर शुरू हो गया था। वर्ष 2013-14 तक लगभग 96% उत्पादन भारत में कपास का होने लगा था। यदि हम इससे जुड़े अन्य तथ्यों की बात करें तो अभी हमने चर्चा भी की कि इससे जो कीट है वह उस कपास की पौधों को नष्ट कर देता था, इसलिए इसमें बीटी कपास का उत्पादन किया जाने लगा, या भारत में बीटी कपास का उत्पादन किया जाने लगा। और वर्ष 2014 तक भारत में कपास की खेती के लगभग 96% हिस्सा किसका था? बीटी कपास का। तो इसके बारे में हमने चर्चा भी की। यदि हम बीटी कपास के बारे में बात करें, जो अभी हाल की स्थिति क्या है, तो भारत जीएम फसलों का चौथा सबसे बड़ा कल्टीवेटर है और कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भी बन गया है। तो ये है भारत में जीएम फसलों से संबंधित स्थितियां। यदि हम आगे देखें कि पूरे विश्व में बीटी कपास को लेकर क्या स्थितियां हैं, तो यदि हम पहले भारत के बारे में चर्चा करें तो यह 2002-2003 के लगभग 1% था, जो 2013-14 में बढ़कर लगभग 95% हो गया है। यदि विभिन्न देशों के बारे में चर्चा करें तो आप देख पा रहे होंगे ब्राजील में यह स्थिति है। वहीं यदि चाइना की बात करें तो चाइना बीटी कपास के उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है, वहीं इंडिया इस मामले में दूसरे स्थान पर है, यूएसए इस मामले में तीसरे स्थान पर है, पाकिस्तान चौथे और ब्राजील इसमें 5वें रैंक पर आता है। तो हमने देखा वैश्विक लेवल पर बीटी कपास से जो उत्पादन होता है उसमें पहले नंबर पर कौन सा देश है? चीन, और दूसरे नंबर पर है भारत। ये तो हमने बात की बीटी कपास के बारे में। अब देखते हैं कि भारत में जो जीएम क्रॉप्स हैं या जीएम मॉडिफाइड फसलें हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं, उनकी रेगुलेशन को लेकर कौन कौन सी बातें यहाँ पर चर्चा में हैं। तो अभी हमने बात की थी जेनेटिकली इंजीनियरिंग से संबंधित जो एक कमेटी बनाई गई थी, अप्रेजल कमेटी बनाई गई थी, उसके बारे में। तो दरअसल यह भी एक रेगुलेटरी बॉडी है भारत में और एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में भारत में यह कार्य कर रही है। तो जेनेटिकल इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है और इसे इसी मंत्रालय के अंतर्गत ही स्थापित किया गया था। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है आनुवांशिक रूप से संशोधित सूक्ष्म जीवों और उत्पादों के कृषि में उपयोग को स्वीकृति प्रदान करना। यानी जब हम किसी फसल को जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं तो उसकी स्थितियां क्या होंगी, उससे क्या कुछ लाभ पैदा होंगे, उससे होने वाले नुकसान, इन दोनों के बारे में यह अप्रेजल कमेटी सबसे पहले जानकारी इकट्ठा करती है। यदि उससे होने वाले लाभ काफी अधिक हैं और इससे अधिक सकारात्मकता देखी जाती है तो फिर यह कमेटी इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है कि भारत में अब इस जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल का उत्पादन यहाँ पर शुरू कर देना चाहिए। तो यही इसका कार्य है, यानी जो जेनेटिकली सूक्ष्म रूप से संशोधित फसल है उनके बारे में यहाँ पर प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करती है, लेकिन इसके पहले ये सारी जानकारी इकट्ठी करती है। इससे संबंधित कौन कौन सा अनुसंधान हो सकता है, यह कमेटी पूरा अनुसंधान भी करवाती है और फिर देखती है। यानी जेनेटिकली इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों के लिए स्थापित किया गया भारत का एक सर्वोच्च निकाय माना जाता है। ये तो हमने बात की एक कमेटी के बारे में। इसके अलावा कुछ अन्य नियम एवं विनियमन भी हैं जिसके तहत इसका रेगुलेशन किया जाता है, जिसमें शामिल है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैविक विविधता अधिनियम 2002, प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर 2003, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम जो कि 8वां संशोधन है वर्ष 1988। तो इन सभी के अंतर्गत भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों से संबंधित कौन कौन से नियम हैं इनके बारे में चर्चा की गई है, यानी थोड़ी बहुत इसके बारे में इसमें भी चर्चा है। इसके अलावा जीएम क्रॉप से संबंधित जो भी नियम हैं उनके बारे में भी डिटेल से गवर्नमेंट ने चर्चा की है, जिसके बारे में आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। ये तो हमने चर्चा की इन रेगुलेशन और फ्रेमवर्क के बारे में, ये रेगुलेटरी बॉडी के बारे में। अब हम देखते हैं कि भारत में जीएम सरसों से संबंधित कौन कौन से प्रावधान हैं और ये जीएम सरसों आखिर है क्या, जिसकी यहाँ पर वाणिज्यिक उत्पादन की बात अभी कमेटी ने की है। तो धारा सरसों हाइब्रिड, इसका नाम क्या है? DMH11। इसे क्या कहा गया है? धारा सरसों हाइब्रिड। यह एक प्रकार का स्वदेशी रूप से विकसित जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है, यानी इसे भारत में ही विकसित किया गया है और ये एक प्रकार की मॉडिफाइड फसल है जो किससे संबंधित है? सरसों से।
यदि हम देखें कि इसमें किस सरसों में बदलाव किया गया है, तो यह हर्बिसाइड टॉलरेंट सरसों का ही एक आनुवांशिक तौर पर संशोधित रूप माना जा रहा है, क्योंकि जब इसका उत्पादन होगा तो ये उत्पादकता में वृद्धि करेगी, और उत्पादकता में जब वृद्धि होगी तो भारत में तेल उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे भारत का दूसरे देशों पर जो इनकी निर्भरता है वह कम होगी और आयात भी कम होगा। इस वजह से यहाँ पर जीएम सरसों या जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों के उत्पादन की यहाँ पर बात चल रही है। इसकी खासियत क्या बताई जा रही है कि यह उच्च उपज वाली वाणिज्यिक सरसों की संकर प्रजाति विकसित करने में सक्षम होगी। यहाँ पर इसकी उत्पादकता अधिक होगी, क्योंकि इसे उच्च उपज के लिए ही तैयार किया जा रहा है। यदि बात करें कि यह जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों बनाई गई है, तो इसे कहाँ बनाया गया है? इसे दिल्ली विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स द्वारा विकसित किया गया है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा गया है? CGMCP, यानी जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। इसी के द्वारा इसे विकसित किया गया है, जो कहां पर है? दिल्ली विश्वविद्यालय में। ये काफी फेमस है, इसके बारे में आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो ये तो हमने बात की पूरे सेशन पर कि आखिर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं क्या, जीएम सरसों क्या है। अब देखेंगे पूरे सेशन पर आधारित आज का सवाल। सवाल क्या है? जीएम सरसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? यह दिल्ली विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा है, यह हर्बिसाइड टॉलरेंट सरसों का आनुवांशिक तौर पर संशोधित रूप है। इसमें कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इस सवाल का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।